हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे शिक्षा के कुछ विस्तृत परिभाषाएं। इससे पहले क्या स्टार्ट करें, इससे पहले क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है उसको आप लोग देख लीजिए। तो यह आपको पूछा जा सकता है, विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा का क्या अर्थ है, उसके बाद आपका पूछा जा सकता है कि इस इनके द्वारा दी गई शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। इनमें से कौन सी परिभाषा आपको सबसे अच्छी लगती है और क्यों, इसका भी वर्णन करने कह रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका जो दूसरा है, चलिए अथवा में नहीं है, यही है जो मेन है आपका। तो आप एक बार क्वेश्चन के फिर से देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें है कि विभिन्न भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है, जिसको आगे समझते हैं। तो शिक्षा का क्या अर्थ है, तो शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या है, तो शिक्षा है जो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। क्या करता है, तो वह अपना आर्थिक विकास करता है। और शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान रहता है। क्या रहता है, तो वह पशु के समान रहता है, यानी पशु के समान इसमें क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। शिक्षा के द्वारा इस संसार की आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, तो शिक्षा के द्वारा ही संसार की आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डीवी के अनुसार, यानी जॉन डीवी के अनुसार, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, क्या है, तो जिस प्रकार शरीर को विकास के लिए क्या चीज का महत्व है, तो भोजन करना आवश्यक है, यानी भोजन का महत्व है। उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, उसी प्रकार क्या है, तो उसी प्रकार समाज के विकास के लिए शिक्षा का आवश्यक है। इसी संबंध में प्रमुख दार्शनिक लॉक का कहना है, यानी मनोवैज्ञानिक लॉक का कहना है कि पौधे का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। पौधे के विकास किसके द्वारा होता है, तो पौधे का जो विकास है वह कृषि के द्वारा, और जैसे कृषक के मतलब कि किसान के द्वारा हो गया। और इसी प्रकार से है जो क्या चीज, तो उसी प्रकार से है जो मनुष्य का विकास है वह शिक्षा के द्वारा होता है और शिक्षित करने वाला के द्वारा होता है। उसके बाद एडम्स के अनुसार शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है। क्या है, तो शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित तथा चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति ज्ञान के द्वारा दूसरे व्यक्ति के उसको विकास है तो क्या करता है, तो परिभावित करता है। यानी एक व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, यह एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो यह एक व्यक्ति हो जाएगा जो टीचर हो जाएगा, जैसे आप लोग हो गए, यानी टीचर हो गया। और दूसरा उस व्यक्ति कौन सा है, तो दूसरा उस व्यक्ति हो जाएगा चाइल्ड हो जाएगा, यानी बालक हो जाएगा। बालक यानी जो सीखने वाला है, जिसे आप लोग सिखाएंगे। चलिए शिक्षा की कुछ विस्तृत परिभाषाएं। तो सबसे पहले इसका जो परिभाषा है, उससे पहले देखिए यहाँ पर कि शिक्षा शब्द का जो विस्तृत प्रयोग 3 रूपों में होता है। कौन कौन सा विस्तृत 3 रूप है, तो सबसे पहला आपका हो गया ज्ञान, नॉलेज हो गया, कला कौशल हो गया, तथा व्यवहार एवं अनुशासन हो गया। यानी व्यवहार एवं अनुशासन हो गया। इसी में पहला देखिएगा ज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज। तो ज्ञान क्या है, तो शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया है। यानी शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। क्या किया गया है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान अथवा प्रशिक्षण के लिए होता है। क्या होता है, तो शिक्षा शब्द का जो प्रयोग है वह ज्ञान एवं प्रशिक्षण के लिए होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरा कला कौशल तथा व्यवहार। क्या है, तो कला कौशल तथा व्यवहार हो गया, यानी स्किल एंड बिहेवियर पैटर्न्स। शिक्षा शब्द का सर्वाधिक प्रयोग मनुष्य के ज्ञान तथा कला कौशल में वृद्धि करने तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया हेतु होता है।
किसके लिए होता है? तो शिक्षा शब्द का जो सर्वाधिक जो प्रयोग है वह मनुष्य के ज्ञान तथा कला कौशल में वृद्धि करने तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया हेतु होता है। जैसे मनुष्य की शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है? तो चलती रहती है। यानी जन्म से लेकर के, यानी जैसे कोई भी जो मनुष्य है वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखता है, यानी अंत तक, मृत्यु तक वह है जो क्या है? तो वह सीखता है। तो इसलिए है जो मनुष्य की शिक्षा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। यानी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, हमारे शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा आपका है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान की शाखा अथवा अनुशासन के लिए होता है। क्या चीज के लिए होता है? तो शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान की शाखा या फिर अथवा डिसिप्लिन के लिए होता है। यानी ज्ञान के क्षेत्र में अनुशासन से अभिप्राय ज्ञान की शाखा विशेष से होता है, जिसका अपना विचार क्षेत्र होता है और अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी अध्ययन और शोध की विधियां होती है। शिक्षा की विस्तृत परिभाषाएं नीचे दी जा रही है। इसका विस्तृत परिभाषाएं देखिए। सबसे पहला इसका है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? तो शिक्षा है। यह किन के अनुसार है? तो यह स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? तो यही शिक्षा यानी यही एजुकेशन है। तो दूसरा देखिए, दूसरा है फ्रोवेल के अनुसार। तो फ्रोवेल क्या बोलते हैं? तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर क्या करता है? तो बाहर की ओर प्रकट करता है। ये किसने बोले थे? तो यह फ्रोवेल ने बोला था। तो ठीक है। दूसरा है अरस्तु के द्वारा। तीसरा अरस्तु के द्वारा है, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? निर्माण ही क्या है? तो शिक्षा है। यह किसने बोले थे? तो यह अरस्तु ने बोले थे। चलिए चौथा देखिएगा, शिक्षा के अंदर होने वाला विकास है। क्या है? तो शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, यानी इंटरनली डेवलपमेंट है जो शिक्षा है, यानी बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं है। यह बाहर से नहीं हो सकता। यह क्या है? यह एक आंतरिक है। आंतरिक क्या है? आंतरिक डेवलपमेंट है। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। यह कौन बोले थे? यह है जो रूसो ने बोले थे। चलिए पांचवा देखिएगा, सर्वोच्च शिक्षा वह है, यानी सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तारतम्य स्थापित करती है। यह कौन बोले थे? तो यह हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले थे। आई होप कि इसे भी आप लोग याद रखोगे। छठा देखिएगा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा सर्वोत्तम गुणों की अभिव्यक्त करती है। यह किसने बोले थे? तो यह आपका महात्मा गांधी ने बोले थे। तो आई होप कि आप इसे भी याद रखोगे। महात्मा गांधी द्वारा दी गई इस परिभाषा में दो शब्दों का विश्लेषण करना क्या है? तो अति आवश्यक है। सबसे पहला कौन सा शब्द है? तो बाहर निकलना, टू ड्रा आउट। शिक्षा शास्त्रियों में इस बात पर मतभेद है कि शिक्षा का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन किस शब्द से बना है। एजुकेशन है जो किस शब्द से बना है। प्रबल विचार यही है कि एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एडुकेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरणा। यानी आपको हम पहली क्लास में बताए थे एडुकेयर के बारे में। तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रेरणा, प्रेरणा या फिर अथवा बाहर निकलना होता है, यानी टू लीड आउट और ड्रा आउट होता है। यानी इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि ज्ञान बच्चों के अंदर विद्वान है। क्या है? तो ज्ञान होता है जो बच्चों के अंदर विद्वान होता है, उसे अब कैसे निकालना, ये प्रशिक्षण यानी जो शिक्षक रहता है वो इस पर कार्य करता है। नॉलेज राइज्ड विद इन द इंडिविजुअल। फ्रोवेल ने ज्ञान और शिक्षा की तुलना बीज और वृक्ष से की है। बीज, वृक्ष के बीज के अंदर निहित है। वृक्ष है जो बीज के अंदर क्या होता है? तो निहित होता है, परंतु यह व्यक्त तभी होगा जब कुछ समय तक माली इसमें क्या करेगा? तो पानी, खाद, उर्वरक ये सबसे क्या करेगा? तो सींचेगा और पौधे को उचित प्रकाश का तापमान मिले। इसी प्रकार ज्ञान तो बालक के अंदर निहित होता है, यानी क्या होता है? तो बालक के अंदर जन्मजात होता है। शिक्षा का कार्य है तो उसे बाहर निकालना है। क्या है? तो शिक्षा का जो कार्य है जो उसे बाहर निकालना होता है, यानी प्रत्येक बालक के अंदर है जो शिक्षा क्या होता है? प्रत्येक
मनुष्य के अंदर है जो शिक्षा क्या होता है, तो जन्मजात होता है, उसमें निहित होता है। और शिक्षा का कार्य क्या है, तो उसके अंदर से निकालना है, यानी निखेरना है। चलिए बी वाला देखिएगा, सर्वोत्तम प्रवृत्तियां। सर्वोत्तम प्रवृत्तियां न भौतिक होती है और न ही अनैतिक होती है। न तो नैतिक होती है और न ही अनैतिक होती है। यहाँ पर होना चाहिए था ये क्या होगा, न तो नैतिक होती है, न तो नैतिक होती है, और न तो क्या होता है, न तो यह अनैतिक होता है। यह अपने में नैतिकता या अनैतिकता का तत्व नहीं रखती है। प्रवृत्तियों की प्रकृति को एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसके अंदर नैतिकता है। क्या है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर एक नैतिकता है। यदि वह बेईमान है तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अनैतिकता है। लेकिन जब बच्चा जब जन्म लेता है, यानी जब वह शैशवावस्था में रहता है, तो वह ना तो अनैतिक होता है, नहीं क्या होता है, ना तो वह नैतिक होता है। यानी उसे सच और झूठ का ज्ञान नहीं है, ईमानदारी और बेईमानी का ज्ञान नहीं है। उसे आप लोग जिस सांचे में ढालोगे उसी तरह से बच्चा है जो क्या है, ढलेगा। किंतु यदि वह भोजन करता है, कपड़े पहनता है, तो इन कामों में नैतिकता तथा अनैतिकता नहीं आती है। बालक के अंदर निहित प्रवृत्तियों न अपने आप में अच्छी है और न बुरी है। यह तो उनके प्रयोग है जो केवल अच्छा या फिर बुरा बना देता है। उदाहरण के लिए बालकों में लड़ने की प्रवृत्ति है जो क्या है, लड़ने के प्रवृत्ति है। जैसे एग्जाम्पल के ले रहे हैं कि बालकों में है जो क्या है, तो बालकों में लड़ने की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति की तृप्ति दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, यदि बालक बीमारियों, अज्ञानता तथा निरक्षरता आदि विरुद्ध अभियान छोड़ता है तो यह लड़ाई अच्छी तथा निर्माणकारी है। किंतु यदि वह बालक अपने माता पिता, अध्यापकों, सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बातों के लिए लड़ता है तो यह प्रवृत्ति क्या है, तो यह प्रवृत्ति है जो बुरी मानी जाती है। यानी यह प्रवृत्ति है जो अच्छी नहीं मानी जाती, यानी यह बुरी मानी जाती है। इसी प्रकार जिज्ञासा की प्रवृत्ति का उदाहरण लिया जा सकता है। यानी यदि एक विद्यार्थी में प्रकृति के भेद जानने के लिए जिज्ञासा है, क्या है, तो यदि एक विद्यार्थी में प्रकृति के भेद जानने के लिए अगर जिज्ञासा है तो यह प्रवृत्ति अच्छी मानी जाएगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति सदैव नहीं जानने का प्रयास करता रहेगा कि उसका पड़ोसी किस किस समय कौन सा कार्य करता है, कौन कौन उससे मिलने आता है, वह स्वयं कहाँ जाता है, तो यह प्रवृत्ति बुरी मानी जाएगी। गांधी जी के अनुसार इन प्रवृत्तियों के अच्छे रूप में विकसित करना चाहिए। यानी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने लिखा है, आप लोग जानते होंगे, वाटसन के नाम सुने होंगे। इन्होंने लिखा है कि कोई भी बालक कुख्यात डाकू या विख्यात संत बन सकता है। कोई भी बालक है जो क्या है, तो कुख्यात डाकू या फिर विख्यात संत यानी साधु बन सकता है। निर्भर इस बात पर करेगा कि उसकी प्रवृत्तियों का प्रयोग अच्छे ढंग से हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अच्छे ढंग से हुआ है या फिर बुरे ढंग से हुआ है, वह किस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, इस पर निर्भर करता है। इसीलिए यदि गांधी जी की शिक्षा की परिभाषा का विश्लेषण करें तो यही कहा जा सकता है कि बालक और आदमी के व्यक्तित्व के बारे में सही पहलुओं का सर्वोत्तम विकास किया जाए, तथा यह तभी हो सकता है यदि उसकी प्रवृत्तियां अच्छी दिशाओं में परिवर्तित हो रही है। तब अगर जो गलत डायरेक्शन में प्रवृत्ति करेगा, जैसे चोरी वाला डायरेक्शन में करेगा, तो बच्चा अवश्य क्या होगा, तो वह चोर निकलेगा। अगर जो अच्छी डायरेक्शन उसे मिलेगा तो बच्चा अच्छा बनेगा। चलिए आगे देखिए, शिक्षा उस अंतिम सच्चाई को ढूंढना है। क्या है, तो शिक्षा है जो उस अंतिम सच्चाई को ढूंढना है जो हमें मिट्टी के जीवन में बंधनों से छुटकारा दिलवाए और हमें धन दे, वस्तुओं का नहीं बल्कि आंतरिक रोशनी का। क्या चीज का, तो वह धन मांग रहा है, किस चीज का, तो वह वस्तुओं का नहीं, रुपयों का नहीं, बल्कि क्या चीज का धन मांग रहा है, तो वह आंतरिक रोशनी का वह मांग रहा है। शक्ति का नहीं बल्कि प्यार का, शक्ति का नहीं बल्कि क्या चीज का, तो प्यार का, ताकि हम इस सच्चाई को जान लें और इसे अपने जीवन में कार्यान्वित करें। तो आई होप कि आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, टैगोर के अनुसार, टैगोर कहते, रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले थे कि शिक्षा उस
परम सत्य की खोज करना है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा है जो उस परम सत्य का खोज करना है जो व्यक्ति को धूल की सीमा से मुक्त करती है। क्या करती है? तो जो व्यक्ति की धूल की सीमा से मुक्त करती है और वस्तुओं की नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश की समृद्धि देती है। क्या करती है? तो वस्तुओं जैसे लालच, जैसे कार हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, अनेक भौतिक सुविधाएं हो गया, इसका नहीं बल्कि क्या करता है? तो आंतरिक प्रकाश की समृद्धि देती है, शक्ति नहीं बल्कि प्रेम की, सत्य को अपना बनाती है और उसे अभिव्यक्त देती है। उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? तो यह ज्ञात होता है कि मानव अस्तित्व दो प्रकार का होता है। मानव का जो अस्तित्व होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला एक भौतिक और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जो आत्मिक होता है। टैगोर के अनुसार भौतिक स्तर है जो आत्मिक स्तर से अत्यधिक नीचा होता है। क्या होता है? तो आत्मिक स्तर से अत्यधिक नीचा होता है। अपना ध्यान मात्र धन कमाना और उसका खर्च करना है, यह निम्न कोटि के लोगों का ही कार्य है। यानी यह जो क्या है? तो यह नीच लोगों का यानी निम्न कोटि लोगों का ही यह कार्य है। जब व्यक्ति इस स्तर से ऊपर उठकर अपना आत्मिक विकास करता है, यही सबसे आदर्श शिक्षा है। तो क्या है? यही जो है जो सबसे आदर्श शिक्षा है। टैगोर के अनुसार इस आदर्श को केवल जानना ही क्या है? तो जानना ही पर्याप्त नहीं है, इसे अपने दिनचर्या यानी हर एक दिन में जोड़ना भी या फिर कार्यान्वित करना भी होगा। क्या करना है? तो इसे लागू भी करना होगा। तो ये बोले थे, कौन बोले थे? तो यह बोले थे जो रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे। चलिए, शिक्षा की सबसे प्रचलित और विस्तृत परिभाषा रेडन ने दी है। कौन ने दिए हैं? तो यह रेडन ने दिए हैं। शिक्षा वह प्रभाव है, शिक्षा वह इफेक्ट है जो प्रौढ़ व्यक्ति सोच समझ कर तथा निश्चित रूप से बालक पर डालता है। यह प्रभाव व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, अनुशासन, व्यक्ति की भौतिक, मानसिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के सुसमंजसपूर्ण विकास के द्वारा डाला जाता है। इस प्रमाण का अंतिम उद्देश्य बालक को ईश्वर के साथ एक स्थापित करना है। क्या करना है? तो ईश्वर के साथ एक यानी एकांत स्थापित करना है। यानी शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार मनुष्य की शारीरिक, बौद्धिक, सौंदर्य, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियों का निर्देशन, अनुशासन और समंजसपूर्ण विकास के माध्यम से परिपक्व व्यक्ति द्वारा अपरिपक्व व्यक्ति पर डाला गया जानबूझकर और व्यक्ति और व्यवस्थित प्रभाव है और संघ की ओर निर्देशित करता है। यानी शिक्षा शास्त्र का अंतिम अंत उसके निर्माता के साथ होता है। ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये लैंग्वेज दोनों है, टॉपिक जो सेम है। किसी एक को आप लोग याद कर सकते हो और लिख सकते हो। चलिए आगे देखिएगा, शिक्षा की उपयुक्त परिभाषा के लिए दो बातों का होना यानी दो बातों का ज्ञान होना क्या है? तो दो बातों का होना परम आवश्यक है। पहला इसमें हो जाएगा कि शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप स्पष्ट बोध होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप है जो स्पष्ट बोध होना चाहिए और आपका जो दूसरा है उसके कार्यों का भी स्पष्ट बोध होना चाहिए। इसलिए निम्नलिखित शिक्षा की सामान्य परिभाषा सबसे अधिक उपयुक्त है। चलिए पहला परिभाषा देखिएगा, इसमें शायद लास्ट ये है आपका, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक है जो सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। क्या करता है? तो वह अपने जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। उसके आचार विचार में निरंतर परिमार्जन एवं परिवर्तन होता है और वह अपने सभ्यता संस्कृति को समझने, उसे सुरक्षित रखने और उसमें विकास करने में क्या होता है? तो समर्थ होता है। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति होती है। तो आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभिन्न भारतीय एवं पश्चात विचारकों द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का क्या अर्थ है? इनके द्वारा दी गई शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी परिभाषा है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? अब गांधी जी द्वारा दिया गया या फिर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया या फिर जॉन डेवी, यानी अलग अलग जो मन वैज्ञानिक जो दिया है उनमें से कौन सा जो परिभाषा है सबसे अच्छा लगता है? अगर जो ये सभी अच्छा न लगे, अगर जो आप लोग भी देना चाहते हैं तो अपने अनुसार लिख सकते हैं।
कि अपने अनुसार लिख करके अपने इन्वर्टेड कॉमा आप लोग बंद कर सकते हैं कि शिक्षा का ये परिभाषा होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आपकी हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।